हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान टेक्निकल हब पर। और कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक इस चैनल पर हमारे फिटर की थ्योरी और फिटर के मॉडल पेपर चल रहे थे, लेकिन राजस्थान के अंदर टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आने के कारण हमने इसी चैनल पर इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराना शुरू किया है, जो आज ही से शुरू किया है। इसमें इलेक्ट्रीशियन के देखिए आप 500 MCQs चालू किया है, पेपर फर्स्ट रहेगा ये। तो इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल से लेकर हम चल रहे हैं, आगे की ओर चलेंगे। और इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आप इन प्रश्नों को देखें, उसके बाद आप स्वयं डिसाइड करें कि कैसे प्रश्न ये हैं। और इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में लगभग आने के पूरे चांस रहेंगे। ये सभी एग्ज़ामों के लिए रहेगा। देखिए आप JVNL, RACB, RVPNL और टेक्निकल हेल्पर हैं LDC, और ये RVUNL और AVVENL हैं। और साथ ही मैंने इसमें ऐड नहीं किया, इसमें रेलवे के अंदर जितने भी रेलवे के अंदर आपके आते हैं असिस्टेंट लोको पायलट ALP है ना, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियंस, इनको सभी को मद्देनज़र रखते इस पेपर को हमने तैयार किया है। और प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये सीरीज चलती रहेगी हमारी। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूर दूर तक अपने दोस्तों को भेजें। इस चैनल पर बहुत ख़ास तौर से आपको पढ़ाया जा रहा है। और देखिए आज के क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल क्या कहलाता है। तो आप अच्छे से जानते हैं और नहीं जानते तो आज जान लें। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ा जाता है तो वो कहलाता है एटॉमिक परमाणु भार है जो था आपका। तो परमाणु भार ठीक। तो इस हिसाब से आपका आंसर नंबर A राइट होगा। ये जो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन प्रोवाइड करने का मेरा वजह है ये है कि आप लोगों के अभी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ गया है अच्छे से। अभी लोको पायलट की वैकेंसी आने वाली है और लगभग आपके राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की भर्ती तो आ ही चुकी है। तो आप अच्छे से पढ़ें और इन प्रश्नों को ध्यान से देखें। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन को व्यक्त किया जाता है। अब आपने देखा होगा 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है 1E0। तो एक चीज़ मैं समझा दूँ आपको कि किसी भी चीज़ की पावर 0, E की पावर 0 1, 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 1 होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? माइनस चार्ज होता है। आपको पता है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, आपने देखा होगा कहीं कहीं पे। तो इसलिए देखिए ये तो होगा नहीं, ना ये होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे प्लस इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है और ये अनंत का चिन्ह है। न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन को व्यक्त किया जाता है, आंसर होगा आपका A नंबर का। ठीक, तो A राइट है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या नापा जाता है। अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या नापा जाता है। धारा नापा जाता है कि ऊर्जा नापा जाता है, आवेश नापा जाता है, विभवांतर नापा जाता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऊर्जा। ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा जाता है। ध्यान रखना आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आपके एग्ज़ाम के लिए है ना, फॉर योर एग्जामिनेशन है। अच्छे से देखते रहिए। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु के नाभि का व्यास होता है। अब डायामीटर कह रहा है, ये त्रिज्या नहीं कह रहा, ध्यान रखना। तो इसका व्यास कितना होगा? 10 की घात -14 मीटर। कितना होगा? 10 की घात -14 मीटर। यहाँ इतने ऑप्शन है लेकिन ये आंसर राइट होगा B आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन, किसी भी परमाणु की D उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो कितनी होती है? आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो देखिए मैं थोड़ा समझाता हूँ। S उपकक्ष होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2। P उपकक्ष होता है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6, है ना, SP। और D उपकक्ष होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 10। और F उपकक्ष होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है अधिकतम 14। ये सीरीज है उसकी। ठीक है, देखो मैं अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, हर चीज़ बता रहा हूँ।
जहाँ बताना होगा, जहाँ समझाने का होगा मैं समझाऊंगा, बाकी अपन आगे आंसर करते हुए चलेंगे। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ। ठीक, तो आपका डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। डी करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। 6 की बात कर लें। देखिए, किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि माना कि ये कोई नाभिक है परमाणु का। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, है ना, प्लस साइन से दर्शा देते हैं इसको। अब ये इसकी कक्षा होती है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो क्रम होता है 2, है ना, और अंतिम कक्षा में ये 8 से ज़्यादा नहीं होते। आपने पढ़ा भी होगा, हैं 8 से ज़्यादा नहीं होता है। पहले कक्षा में 2, फिर 8, 18 इस तरह से भरा जाता है, तो वो आगे की बात है, 11 12 की बात है वो। लेकिन अंतिम कक्षा में जो ये कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते, तो 8 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा बी, है 8 से कभी अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट 7वां प्रश्न देखिए आपका, हाइड्रोजन परमाणु का आयनीकरण विभव होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन परमाणु का आयनीकरण विभव कितना होता है। तो ये होता है आपका 13.6 वोल्ट। 13.6 वोल्ट, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, 13.6 वोल्ट। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं हम। प्रकृति के मूल कण हैं। अब प्रकृति के मूल कण क्या हैं, तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनमें से हमें आंसर ढूंढना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मेसॉन ये नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो यही होगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्यों, क्योंकि ये भी नहीं होगा हाइड्रोजन, इसमें पोटेशियम है, तो ये होंगे ही नहीं। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रकृति के मूल कण है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं हम। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित की संख्या होती है। किसकी उपस्थित संख्या, तो परमाणु क्रमांक है ना, उसमें वो किसके बराबर होगा, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, उसी को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 10 वेरी इंपॉर्टेंट है। आप शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं इस पर, और सभी ध्यानपूर्वक देखें। देखो क्वेश्चन, विद्युत धारा का प्रवाह धन वस्तु से ऋण वस्तु की ओर माना जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, अब जो करंट है आपका करंट जो है प्लस से फ्लो होता है माइनस की ओर, आप जानते हो। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होता है, ये माइनस से फ्लो होता है प्लस की ओर। ये बात है इसमें। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, विद्युत धारा का प्रवाह धन वस्तु से ऋण वस्तु की ओर माना जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धन से ऋण की ओर होगा, नहीं ऋण से धन की ओर होगा। ये सही है, बी ऑप्शन राइट है आपका। और ये देखिए प्लस से माइनस या माइनस से प्लस दोनों ओर, नहीं ये भी गलत है, और कोई नहीं ये भी गलत है, क्योंकि बी आंसर है यहाँ पर। तो बी राइट होगा, समझा दिया मैंने आपको। जब भी विद्युत धारा सदैव करंट प्लस से माइनस की ओर बहती है, प्रवाह होता है उसका, लेकिन इलेक्ट्रॉन सदैव माइनस से प्लस की ओर बहते हैं। और आवेश प्रवाह की दर क्या होती है, विद्युत धारा होती है। किसी भी चालक के अंदर आवेश प्रवाह की दर है ना, क्या होता है, विद्युत धारा होती है। तो हमेशा याद रखना, विद्युत धारा के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 देखिए क्या कहता है, प्लांक नियतांक का मान होता है। ये प्लांक नियतांक आता है आपका, ये पूछा जाता है आपके प्रश्न क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। इसका मान कितना होता है, तो 6.62 इंटू 10 की घात माइनस 34 हैं, 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। तो बी ऑप्शन राइट है आपका यहाँ पर 11वें प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस धारा का मान, ध्यान से देखना, जिस धारा का मान तथा दिशा समय के साथ आवर्ती रूप में परिवर्तित होती है वह कहलाती है। क्या कहलाएगी, अब देखो क्या कह रहा है ये। अब धारा आप जानते हो 2 ही होती है, एक तो AC होती है और एक DC होती है।
ये 2 ही होती है। अब जो AC होती है आप जानते हो इस तरीके से बहती है, वो ये यूँ जाती है और यूँ आती है। और जो DC होती है वो डायरेक्ट करंट होती है, वो एकदम इस तरह से समांतर चलती है इसके, हैं। तो ये तो परिवर्तित ही नहीं हो रही है। लेकिन AC धारा में देखो आप, ये 0 मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, तो ये यहाँ से चलती है, ये इसका हाई मान हो गया है ना, हाईजेस्ट मान हो गया इसका, यानी प्लस, हाईजेस्ट में प्लस, है ना। और फिर ये यहाँ आके 0 हो गया, 0 के सामने ये 0 हो गई ये वैल्यू, और फिर इधर आ गया लोअर माइनस में आ गया ये, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे वाई एक्स में ये माइनस होता है, और फिर यहाँ 0 हो जाएगी और फिर ये हाईजेस्ट हो जाएगी। तो जिस धारा का मान तथा दिशा, अब धारा का मान भी चेंज हो रहा है। देखो पहले तो यहाँ पे सीधे यहाँ कहाँ 90 डिग्री यानी पाई पे चली गई है, ठीक है ना, सॉरी पाई/2 पर, और फिर यहाँ आके पाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पाई होती ना 180 होती ना ये, तो यहाँ पाई, ये पाई/2, और फिर ये माइनस में आ गया, और फिर ये 0 हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा यहाँ, है ना। तो उस हिसाब से इस धारा का मान भी चेंज हो रहा है, दिशा भी चेंज हो रही, पहले प्लस में जा रही, फिर 0 हो रही, फिर माइनस में आ रही। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, है, ध्यान से देखते जाइए। अगला क्वेश्चन देखते, ये यहाँ पर ये यहाँ टिक लग गया क्या, ये यहाँ प्रत्यावर्ती धारा है, इस ऑप्शन में राइट रहेगा ये, है ना। इसमें देखते हैं जरा, यदि किसी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश प्रवाह होता है तो ये कहलाता है, सही टिक लग गया भाई, गलती से हमसे हैं, ये यहाँ लग गया था इसकी जगह, लेकिन ये ठीक ही है, अच्छा हुआ यहाँ लग गया, तो यही कहलाता है वो विद्युत धारा। आप जानते हो किसी चालक में एक बिंदु से, कोई चालक है उसमें ये एक बिंदु है, मान लीजिए एक बिंदु A है और ये एक बिंदु B है, और यहाँ से यहाँ तक आवेशों का प्रवाह होएगा। तो हम जानते हैं आवेशों का प्रवाह ही क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। तो विद्युत धारा आंसर हो जाएगा इसका। प्रतिरोध थोड़ी कहलाता है आवेश प्रवाह की दर, विभव थोड़ी कहलाता है, विद्युत वाहक बल थोड़ी कहलाता है, क्या कहलाता है, विद्युत धारा, करंट। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है, इसलिए विद्युत धारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से उठाया मैंने आप लोगों के लिए, और आपके एग्जाम के लिए, टेक्निकल हेल्पर के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, और बहुत ही शानदार तरीके से मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको क्वेश्चन, है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर करते चलिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, हैं। चलिए देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की वैद्युतिक स्तर जिससे यह ज्ञात होए कि धारा प्रवाह किस ओर होता है, यह कहलाता है। अब वैद्युतिक स्तर का मतलब क्या है कि उसका गुण, विद्युत का वो गुण जिससे हमें यह मालूम पड़ जाए, या उसका वो लेवल जिससे हमें यह पता पड़ जाए कि धारा की दिशा किधर हो रही है, वो क्या कहलाता है, वो आपका विभव कहलाता है, विभव, हैं, विभव, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, विभव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ का वह गुण पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने में से विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है कहलाता है। अब उसके अंदर से विद्युत धारा, कोई पदार्थ ऐसा है जिसके अंदर से हम विद्युत धारा को गुजार रहे हैं, और लेकिन वो कह रहा है कि मैं नहीं गुजरने दूंगा, मैं धारा को बहने नहीं दूंगा, धारा के मान को कम कर दे रहा वो, तो वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। हम अच्छे से जानते हैं प्रतिरोध क्या करता है, धारा उत्पन्न में बाधा करता है, धारा की प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है ना। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो अपने में से विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, किसी चालक तार के प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा की मात्रा कहलाती है। अब बताइए आप एक बात कि ये अनुप्रस्थ काट से क्या समझते हैं आप, पहले तो क्वेश्चन समझ लो आप। अनुप्रस्थ काट होती है कि चालक तार की मोटाई, ऊपरी जो सरफेस, जैसे ये कोई तार है, तो ये उसका अनुप्रस्थ काट कहलाएगा। तो इस क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, धारा की मात्रा क्या कहलाती है, घनत्व कहलाएगी, धारा घनत्व कहलाएगी, है ना। धारा घनत्व ही कहलाएगी ना, कि कितने ज़्यादा घनत्व में वो धारा गुजर रही है, तो धारा घनत्व कहलाएगी। आपका धारा घनत्व राइट आंसर हो जाएगा इसका। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपने बल्ब देखा होगा, सभी ने देखा होगा। बल्ब का प्रकाशित होना यानी उसका जलना विद्युत धारा के किस प्रभाव का उदाहरण है। अब ये भी एक प्रभाव है विद्युत धारा का, किस चीज़ का उदाहरण है ये, तो रासायनिक प्रभाव नहीं, वहाँ तो बिजली काम कर रही है। किरण प्रभाव नहीं, किरण थोड़ी। और चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक है ही नहीं,
ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, ये राइट होगा आपका। क्या होगा? बल्ब का प्रकाशित होना विद्युत धारा के किस प्रभाव का उदाहरण है? तो ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है। आंसर डी राइट होगा। हैं? अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी कारण है। अब किसी भी चालक तार में कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर वायर चालक तार, उसमें से विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी हो। क्या उत्तरदायी है भाई? देखें कारण, ताप में अंतर नहीं, प्रतिरोध में अंतर नहीं है, विभव में अंतर यह है। क्यों? क्योंकि विभव में अंतर ही क्या होता है? विद्युत धारा को प्रभावित करता है। हैं? धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। ये पॉइंट भी याद रखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। इसी चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल थ्योरी प्रोवाइड करूँगा, टॉपिक वाइज प्रोवाइड करूँगा, तो उस वक्त अगर ये टॉपिक आएगा तो हम समझेंगे। अभी अपन क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं और मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो धारा सदैव क्या होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए ये आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, विभव में अंतर। और ये कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? विभव में अंतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बंद डीसी परिपथ में किसी संगम पर धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। क्या होता है? शून्य होता है। सिंपल आंसर है तो, है ना। बंद डीसी परिपथ में किसी संगम पर, यानी जहाँ पर जंक्शन होता है, जहाँ पे सभी धाराएं आके मिलती है, तो वहाँ बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। याद रखना, बाद में इसको भी कराएंगे, है ना, विस्तार से। ओम के नियमानुसार, अब ओम के नियमानुसार किसी प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर, यानी विभव का अंतर अनुक्रमानुपाती होता है किसके? धारा के। किसके? धारा के। देखो क्या कह रहा है, समझो इसको थोड़ा। ओम के नियमानुसार किसी प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर किसके समानुपाती होता है? तो आपने पढ़ा ना, वी प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती आई हैं। और फिर ये जो प्रोपोर्शनल हटता है तो ये बराबर हो जाता है इस तरीके से, ये प्रोपोर्शनल, और कांस्टेंट यानी स्थिरांक आर आ जाता है और आई, तो ये वी बराबर आई हो जाता है। तो धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती बोलो या समानुपाती बोलो, एक ही बात है, हैं? तो ओम के नियमानुसार किसी प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर अनुक्रमानुपाती होता है किसके? विद्युत धारा के, ये धारा के। ठीक है, तो इस तरह से आज की सीरीज में आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज में इसी प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके MCQs में, हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं फिर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि इसी चैनल पर फिटर मैकेनिकल की थ्योरी भी उपलब्ध है। फिटर के स्टूडेंट जो भी हैं वो भी अपना फ़ायदा लें और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट तुरंत इससे जुड़ें और सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें और करें। और इस पे आपको थ्योरी भी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन अभी मेन फोकस है आपका एग्ज़ाम निकालना है, आपको जॉब लेनी है, तो उसी हिसाब से मैं पहले प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। तो इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।